मेरा नाम डॉक्टर शांतनु भार्गव है और आप देख रहे हैं भार्गव बायोलॉजी क्लासेस। हम आज पढ़ने वाले हैं 12th एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 7 इवोल्यूशन। तो इस चैप्टर के बारे में जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है वो बहुत ही स्कैटर्ड बिखरा हुआ है। हमें उसको सिस्टमेटिक अरेंज करना और कंसेप्ट में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट भी मैं बोलता जाऊँगा, हर एक लाइन को समझने की कोशिश भी करेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। इवोल्यूशन है ना, तो ये एक इमेज आप देख सकते हैं कि इंसान का इवोल्यूशन कैसे हुआ है। तो बहुत अच्छी इमेज है, हम कहाँ से कहाँ तक पहुँच गए और फ्यूचर में कैसे हो जाएंगे ये भी देखने वाली बात होगी। ओके, चलिए, तो इसमें पहला पॉइंट आता है अपना ऑरिजिन ऑफ लाइफ। लाइफ का ऑरिजिन कैसे हुआ, हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। पहले कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। इवोल्यूशन क्या होता है? इवोल्यूशन एक स्लो, ग्रेजुअल, कंटिन्यूअस प्रोसेस है जिसकी वजह से जो पास्ट के हमारे सिंपल फॉर्म्स थे उससे प्रेजेंट डे के यानी आज के टाइम के कॉम्प्लेक्स फॉर्म बने। ठीक है, यानी आप देखोगे जितने भी प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म है उनका फॉर्म कैसा, सिंपल टाइप का है, और जैसे जैसे टाइम गुजरता जाएगा कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती चली जाएगी। ओके, इसी को बोलते हैं इवोल्यूशन। कहने का मतलब ये कि इवोल्यूशन एक सतत प्रक्रिया है, कभी ना रुकने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, और जिससे हमेशा सिंपल से कॉम्प्लेक्स फॉर्म बनते जाते हैं। ओके, एक पॉइंट आता है अपना इवोल्यूशनरी बायोलॉजी। इवोल्यूशनरी बायोलॉजी क्या होता है? अर्थ पर जितने भी लाइफ फॉर्म है या लाइफ्स हैं उनकी स्टडी करना क्या कहलाता है? इवोल्यूशनरी बायोलॉजी कहलाता है। एक और पॉइंट मिलता है अपने को, स्टेलर डिस्टेंस आर मेजर्ड इन लाइट ईयर्स, यानी जो पृथ्वी से तारों की दूरी या स्टार्स के बीच की डिस्टेंस है उसके लिए हम एक यूनिट को इस्तेमाल करते हैं, उसको बोलते हैं लाइट ईयर। ये एक बहुत बड़ी यूनिट है। ठीक है, अगर आप मुझसे पूछोगे एक लाइट ईयर में कितने किलोमीटर होंगे तो मैं बोलूंगा लगभग 9.4 ट्रिलियन किलोमीटर, यानी बहुत बड़ी यूनिट है ये। तो लाइट को एक साल में जितने किलोमीटर का रास्ता तय करता है उसको बोलते हैं 1 लाइट ईयर। ओके, और अगर हम ये देखेंगे कि हमारा जो यूनिवर्स है उसका ओरिजिन कब हुआ, क्योंकि जब आप ओरिजिन ऑफ लाइफ पढ़ते हो तो साथ में आपको ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स भी पढ़ना पड़ेगा, ओरिजिन ऑफ अर्थ भी पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि लाइफ कहीं ना कहीं तो ओरिजिनेट होगी कि नहीं होगी, तो उसके लिए जगह चाहिए कि नहीं चाहिए। तो ये उससे रिलेटेड टॉपिक्स होते हैं, तो आपको ये भी पढ़ना रहते हैं। तो हमारा जो यूनिवर्स है हमारा क्या सभी का है, तो इसका ओरिजिन कब हुआ था? आज से 20 बिलियन ईयर्स पहले, यानी मैं बोलूंगा इसको 20 BYA। सब लोग जानते हैं 1 बिलियन में कितने मिलियन होते हैं ये आपको पता होना चाहिए, 1 ट्रिलियन में कितने बिलियन होते हैं ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो मैं आपको बता रहा हूं 1 ट्रिलियन में होते हैं 1000 बिलियन, और 1 बिलियन में होते हैं 1000 मिलियन, और 1 मिलियन में होते हैं 10 लाख, और 1 लाख में होते हैं 100,000। तो ये छोटा सा मैंने आपको डेटा बताया क्योंकि इसमें ये वर्ड लिखे मिलते हैं, ट्रिलियन, मिलियन, बिलियन, तो आपको पता होना चाहिए। ओके, सबसे पहले जब हम यूनिवर्स के बारे में पढ़ेंगे तो इसमें एक बहुत फेमस थ्योरी है बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी क्या कहती है कि आज से 20 बिलियन साल पहले जितना भी होल कॉस्मेटिक मटेरियल्स है वो एक चीज के फॉर्म में अरेंज था, उसको हम बोलते थे एम, YLEM। हालांकि ये नाम एनसीईआरटी में लिखा नहीं है। उसमें एक भयानक विस्फोट हुआ। ठीक है, उस विस्फोट से वो चीजें, वो मटेरियल लगातार फैलता चला गया, और उन्हीं मटेरियल से फिर क्या बनते चले गए? यूनिवर्स बन गए। उन्हीं से फिर आगे चल के क्या बने? सोलर सिस्टम बने। तो कहने का मतलब है कि आज भी यूनिवर्स लगातार एक्सपैंड कर रहा है। इन्हीं सब चीजों को हम एनसीईआरटी की लैंग्वेज में पढ़ने की कोशिश करेंगे। ओके, तो आज से 20 बिलियन ईयर्स पहले यानी 20 BYA पहले क्या हुआ था? एक सिंगल बहुत तेज धमाका हुआ था, बहुत तेज आवाज के साथ हुआ था, इसीलिए इसका नाम क्या रखा है? बिग बैंग थ्योरी। ठीक है, मतलब इसको हम फिजिकल टर्म में बता ही नहीं सकते, इमेजिन भी नहीं कर सकते। इतना भयानक था कि आप जितना कल्पना करोगे उससे भी अधिक था, यानी हम इसको बोल ही नहीं सकते हैं। अगर आप इमेजिन भी करोगे तो भी नहीं कर सकते। सोचो कितना भयानक रहा होगा ये। ठीक है, और यूनिवर्स लगातार क्या हुआ? विस्फोट के बाद एक्सपैंड होता चला गया, फैलता चला गया, फैलता चला गया। जब ये धीमे धीमे फैलता चला गया तो टेम्परेचर कम होने लगा। ठीक है, तो जैसे टेम्परेचर कम होने लगा तो उसमें से हाइड्रोजन और हीलियम गैस बन गए कुछ टाइम बाद। ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ कि जो हाइड्रोजन और हीलियम है ये कंडेंस्ड हो गए, और जो अर्थ जब बना था या हमारे जो भी चीज बनी उसका मास था, तो उसकी वजह से क्या था? उसमें ग्रेविटेशनल फोर्स भी थे। तो ये जो हाइड्रोजन और हीलियम है ये कंडेंस हो गया, किसकी वजह से? ग्रेविटेशन की वजह से, और इसने क्या बना दिया? गैलेक्सीज बना दिया। ठीक है, अब हमारी गैलेक्सी का नाम क्या है? मिल्की वे या आकाशगंगा, और इसका शेप कैसा है? स्पाइरल। मैं भी आपको इमेज भी दिखाऊंगा। तो यहीं पे लिखा है कि हमारी गैलेक्सी का नाम क्या है?
ठीक है, तो यूनिवर्स 20b/a पहले बना, और अर्थ या हमारा जो सोलर सिस्टम है वो कब बना? आज से 4.5b/a यानी 4.5 बिलियन साल पहले हमारा अर्थ बना, पृथ्वी बनी। ओके, अब यहां पे मैं आपको 2-3 चीजें दिखाऊंगा। जो सिंगल ह्यूज एक्सप्लोजन है वो आप इस इमेज में देख सकते हो। आप थोड़ा इमेजिन करना पड़ेगा, ये कोई दिवाली का फटाका नहीं है। आप देखो जरा, ये कोई चीज थी, मैंने इसको नाम दिया था एल, इसमें भयानक विस्फोट हुआ। तो वो विस्फोट को मैं इस डायग्राम में दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, यानी ये बिग बैंग थ्योरी के लिए एक डायग्राम हो सकता है। इससे क्या बने? गैलेक्सीज बने। अब गैलेक्सीज में जो हमारा गैलेक्सी है उसका नाम है मिल्की वे या आकाशगंगा। आप देख सकते हो ये हमारा गैलेक्सी है, मिल्की वे या आकाशगंगा। इसका शेप कैसा है? स्पाइरल है। ठीक है, अगर हम कुछ स्टार्स की बात करें तो हम खुले आसमान में जो चीजें देखते हैं, ये सब तो देखते हैं हम, स्टार्स, ये सब देखो, ये तो इन तारों के बीच की जो डिस्टेंस है इसको हम बोलते हैं स्टेलर डिस्टेंस, और इसको मापने की यूनिट क्या थी? लाइट ईयर थी। सोचो ये सब मतलब क्या है? अगर आप देखोगे तो अरबों खरबों बेटा गैलेक्सीज है यहाँ पे। 100 की अगर आप पावर 100 करोगे ना, इतने गैलेक्सीज हैं, और हर एक गैलेक्सीज में सोचो कितने स्टार्स हैं, मतलब मैं तो बोल भी नहीं सकता यार, इतने सारे। और हर एक स्टार क्या है? अपने अपने सोलर सिस्टम का एक सन है। जैसे हमारे सोलर सिस्टम का स्टार क्या है? सन है। तो ये अपने आप में सन है और सन से कई गुना बड़े हैं। आप देख सकते हो सब चीजें। ओके, चलो, अब जो अर्थ जब बनी थी, आज की कंडीशंस अलग है, लेकिन जिस टाइम पर अर्थ का फॉर्मेशन हुआ था उस समय की कंडीशंस अलग थी, क्योंकि आज ऑक्सीजन उस समय पर नहीं थी। आज का टाइम कैसा? ऑक्सीडाइजिंग है। उस समय का एटमॉस्फेयर कैसा था? रिड्यूसिंग टाइप का था। वॉल्केनिक इरप्शंस थे, ओके, और थंडर स्टॉर्म्स थे, ज्वालामुखी फट रहे थे, बहुत सारी चीजें थी। तो वही मैंने यहाँ पे बताने की कोशिश की है कि अर्ली अर्थ या प्रिमिटिव अर्थ पर कंडीशंस क्या थे। ठीक है, तो उस समय कोई एटमॉस्फेयर नहीं था अर्ली अर्थ पर। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? जो क्योंकि आग का गोला था ना पृथ्वी की, लावा जैसा एकदम मेल्टिंग कंडीशन में था, तो उस समय कोई एटमॉस्फेयर नहीं था। उसके बाद क्या हुआ? वाटर वेपर्स, यहाँ पे वाटर नहीं लिखा है, क्या लिखा है? वाटर वेपर्स, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया रिलीज हुई। किससे हुई? जो मॉल्टन मासेस था ना अर्थ का, जो लावा टाइप का पिघला हुआ था, क्योंकि अर्थ बहुत गर्म थी, तो उनसे ये सब चीजें रिलीज हो गए। ओके, उसके बाद क्या हुआ? जो सन से आने वाले यूवी रेडिएशंस होते हैं, उन्होंने क्या किया कि जो आपका वाटर वेपर्स था इसको ब्रोक कर दिया, तोड़ दिया, किसमें? हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में। अब यहाँ पे ऑक्सीजन मान लो मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन नहीं है, फ्री नहीं है। ठीक है, ये कहीं ना कहीं कंबाइंड हो जाएगी, क्योंकि अभी भी एटमॉस्फेयर कैसा बनेगा? रिड्यूसिंग टाइप का, ऑक्सीडाइजिंग टाइप का नहीं है। तो जो वाटर और ये हाइड्रोजन बना, तो ये हाइड्रोजन क्या है? तो लाइट रहता है और हाईली रिएक्टिव होता है, तो ये एस्केप कर गया और दूसरी चीजों से रिएक्शन करने लगा होगा। ओके, तो ये जो ऑक्सीजन बचा ये फ्री नहीं रहा। अगर फ्री होता तो ऑक्सीजन तो बनने लगती। तो इस ऑक्सीजन ने बाइंडिंग कर ली, किससे? अमोनिया से कर ली, मीथेन से कर ली, जिससे क्या बन गया? वाटर बन गया, CO2 बन गया, और भी चीजें बनी। अभी भी वाटर ये वेपर्स फॉर्म में ही है, क्योंकि अभी भी पृथ्वी मतलब सोचो लावा जैसी है, तो उसमें पानी होल्ड ही नहीं हो सकता है। तो कोई आपसे पूछे कि सबसे पहले बनने वाले कंपाउंड क्या है, तो आप तो बोल देना आपका वाटर एंड अमोनिया। और सबसे पहले बनने वाला जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसमें आप आंसर टिक कर देना मीथेन। ओके, उसके बाद क्या हुआ? ओजोन लेयर बन गई। ओजोन लेयर बन गई तो जो आपके अल्ट्रावायलेट या जो भी हार्मफुल रेडिएशन है उसको ये प्रिवेंट करना स्टार्ट कर देगी, ताकि वो चीज धरती पर नहीं आएगी। तो जैसे ओजोन लेयर बनी तो ठीक है, उसके बाद अर्थ और ठंडी हुई। जब ये ठंडी हुई अर्थ, यानी 100 से भी कम इसका टेम्परेचर हो गया, तो जो वाटर वेपर्स फॉर्म में था अब वो पानी की फॉर्म में इकट्ठा हो सकता है। यानी जैसे आपकी अर्थ कूल्ड हुई, यहाँ पे कूल्ड लिखा है, मैं बोलूंगा उसका टेम्परेचर जैसे ही 100 डिग्री सेंटीग्रेड से कम हुआ तो वो पानी को होल्ड करना सीख गई। तो जो वाटर वेपर्स थे वो रेन के फॉर्म में बरस गए, वर्षा के फॉर्म में बरस गए, और जो पृथ्वी के ऊपर गड्ढे वड्ढे थे ना उसमें वो इकट्ठा हो गया। हालांकि पानी उबल तो अभी भी रहा था, लेकिन अब उबलता हुआ पानी भी रुक सकता था, इतना टेम्परेचर था। ठीक है, तो इसी उबलते पानी में जितने भी केमिकल्स हैं सब, इन्हीं सभी को तो बोला था JBS हेल्डेन ने, क्या? हॉट डाइल्यूट सूप बोला था। ओके, तो कुल मिला के ये सब चीजें जब बरसात के फॉर्म में ये पानी गिरा तो समुद्र धरती के जो गड्ढे थे वो भर गए, जिससे आज के सागर और महासागर बन गए। यानी जो आप सीज देखते हो, ओशियंस देखते हैं, वो बन गए। ठीक है, तो उसी पानी में लाइफ का ओरिजिन हुआ। कोई आपसे पूछे कि लाइफ का ओरिजिन कब हुआ था, कहां हुआ था, तो
कब का जवाब भी मिलेगा आपको। कहां हुआ था? सी वाटर में हुआ था, ओशियंस में होता नहीं, वाटर में हुआ था। तो जब भी आप किंगडम एनिमलिया पढ़ते हो, प्लांटी पढ़ते हो, तो स्टार्टिंग के जो ऑर्गेनिज्म है आज भी पानी में रहते हैं, वो मोस्टली मरीन कंडीशंस में रहते हैं। इस बात को हम इससे आसानी से समझ सकते हैं। ओके, तो अर्थ हुई 4.5 BY पहले, उसके 500 मिलियन साल पहले, यानी आज से 4 बिलियन साल पहले लाइफ का ओरिजिन स्टार्ट हो गया। बनी नहीं पर प्रोसेसिंग चालू हो गया। ठीक है, तो ये लिखा है अर्थ के 500 मिलियन बाद, मतलब अर्थ का 4.5 बिलियन था, तो लाइफ का ओरिजिन लगभग कब से होना स्टार्ट हुआ है? 4 बिलियन साल पहले हुआ है। ओके, अगर आप अर्ली अर्थ की कंडीशंस देखोगे तो कुछ ऐसा था। उस समय देखो ये लाइटनिंग चलती थी बहुत ज्यादा, वोल्केनिक इरप्शंस हो रहे हैं, ये समुद्र का पानी उबल रहा है, ये CO2 बन रही है, H2 है, ये सब चीजों को समुद्र के पानी में, इन्हीं सबको मिला के हम बोलते हैं हॉट डाइल्यूट सूप। और यही सब मिलके इस समुद्र के पानी में लाइफ का ओरिजिन करेंगे। ठीक है, तो आप इस इमेज को देखो और सोचो जरा कैसा रहा होगा उस टाइम पर। अब इन सब चीजों को मैं एक चार्ट के फॉर्म में बता रहा हूं ताकि आपको आसान हो जाए। तो सबसे पहले एक ब्लास्ट हुआ, उसको बोलते हैं बिग बैंग, ये 20 BY पहले हुआ था। उसके बाद टेम्परेचर कम हुआ जिससे हाइड्रोजन हीलियम बने कंडेंस होकर, और उन्होंने क्या बना दी? गैलेक्सी। हमारी गैलेक्सी का नाम क्या है? मिल्की वे या आकाशगंगा। अर्थ का फॉर्मेशन कब हुआ? आज से 4.5 BY। ठीक है, और इसके बाद जो मॉल्टन कंडीशंस थी, अर्थ जो गर्म थी, उस गर्म लावा से क्या होते चले गए? वाटर वेपर्स, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया। फिर यूवी रेज ने क्या किया? इस वाटर को तोड़ दिया H2 और ऑक्सीजन में। ठीक है, अब ये एस्केप कर गया, लाइट था और दूसरी चीजों से रिएक्शन करने लगा था H2। ठीक है, जो उसके बाद क्या बना? ओजोन लेयर बन गई, अर्थ कूल हो गई, तो जो वाटर वेपर था वो वर्षा के फॉर्म में बरसने लगा, जिससे आज की टाइम के सागर महासागर बने। और उसी सागर महासागर में लाइफ अपीयर्ड हुई आज से 4 BY पहले। उसके बाद जो फर्स्ट नॉन सेलुलर फॉर्म है वो कब बना? 3 BY। और पहला जो सेलुलर फॉर्म है वो कब बना? 2 BY। ठीक है, तो आप इसको फ्लो चार्ट में अगर देखोगे तो आपको बहुत आसान हो जाएगा इसको पढ़ना। अब बहुत सारी थ्योरीज रहती हैं भाई, कैसे बनी लाइफ, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, हमें सबकी सुनना पड़ती है। लेकिन जब भी कोई अपनी बात कहता है तो उसके लिए सबूत पेश करना पड़ता है, आपको एविडेंस देना पड़ता है। साइंस एविडेंस के बेस पर होती है, ठीक है, तर्कों के आधार पर होती है। एक थ्योरी अपनी पैंसपर्मिया, ये थ्योरी क्या कहती है कि लाइफ स्पेस से धरती पर आ गई, यानी लाइफ किसी और दूसरे प्लैनेट से अर्थ पर आ गई इन द फॉर्म ऑफ स्पोर, और उसी स्पोर को क्या बोलते हैं? पैंसपर्मिया। इन्होंने बोल दिया। ठीक है, हम इनकी बात कुछ देर के लिए मान भी लेते हैं, लेकिन जब आप अर्थ का एटमॉस्फेयर पढ़ोगे तो उसमें बहुत सारे लेयर्स होते हैं। उन लेयर्स में आप देखोगे स्ट्रेटोस्फीयर रहता है, थर्मोस्फीयर रहता है, ऐसे नाम आएंगे एनसीईआरटी में, लेकिन इसमें ज्यादा उसके ऊपर डिस्कस नहीं करना चाहता हूं। तो कई लेयर्स में तो पता है टेम्परेचर 1200 डिग्री सेंटीग्रेड तक है, पानी 100 डिग्री पे उबलने लगता है, 1200 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या हालत हो जाएगी? तो जब भी कोई लाइफ स्पेस से धरती पर आएगी तो वो लाइफ जिंदा बच पाएगी 1200 डिग्री सेंटीग्रेड में, और कई जगह टेम्परेचर -92 है। तो इतनी एक्सट्रीम हार्श कंडीशंस है हमारे एटमॉस्फेयर में कि लाइफ अगर स्पेस से आना भी चाहे तो वो नष्ट हो जाएगी, नहीं आ पाएगी। तो इसको मैं समझता हूं ऐसे क्रॉस किया जा सकता है, लेकिन जो अर्ली ग्रीक थिंकर्स हैं इन्होंने इसको सपोर्ट किया था। यहां तक कि जो आज भी जो खगोल शास्त्री वैज्ञानिक होते हैं ना, एस्ट्रोनॉमर्स, उनकी आज भी ये बहुत लोगों की मतलब वो उसमें भरोसा करते हैं कि हाँ ऐसा हो सकता है। ठीक है, बट मुझे लगता है कि ये थ्योरी सही नहीं हो सकती है। अगला है थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन या एबायोजेनेसिस। इस थ्योरी ने क्या बोला कि लाइफ अचानक स्पॉन्टेनियसली नॉन लिविंग से बन गई। बोले कैसे बन गई? तो उन्होंने बोला देखो ये सड़ा हुआ मांस का पीस था, इसमें कीड़े बन गए, ये पानी रखा था, इसमें लार्वे दिखे होंगे मच्छर के। अब उस समय इतना जानते नहीं थे तो उन्होंने कहा देखो यार पानी में लाइफ आ गई, कीड़े आ गए, पहले तो पानी में कुछ नहीं था। तो इनको लोगों ने बोला हाँ यार सही तो कह रहे हो आप। तो इन्होंने बोला नाइल जो रिवर है, नील नदी है, उसके कीचड़ से क्रोकोडाइल बन गए। तो कुल मिला के आप भी कहीं कचरा वचरा रखते हो तो वहां पे कीड़े कीड़े आपको भी दिख जाएंगे, ब्रेड में फंगस मंगस लगा हुआ, तो ऐसा कुछ बोल रहे थे ये। तो इसका नाम ये एबायोजेनेसिस, यानी नॉन लिविंग जो डिकेड या रॉटिंग मटेरियल है उससे स्पॉन्टेनियसली लाइफ का बनना क्या कहलाता है? एबायोजेनेसिस। नॉन लिविंग से लिविंग का बनना इन्होंने बोला। ये बोला भी इन्होंने, देखो ये स्ट्रॉ मड से कुछ भी बन जाता है, और इसको बॉन हेलमोंट ने सपोर्ट भी किया।
ठीक है, उन्होंने क्या किया, कपड़े का पोटली लिया, उसमें जवा के दाने भर दिए और उसको अंधेरे कमरे में डाल दिया। देखो उससे चूहे पैदा हो गए। भाई वो चूहे कहीं से आ गए होंगे, तो उन्होंने सपोर्ट किया, तो लोग बोले वाह यार सही तो कह रहा है ये। लेकिन इनको डिस्प्रूव कर दिया लुईस पास्चर ने। लुईस पास्चर ने अपना एक्सपेरिमेंट दिया था, अभी इसके आगे पढ़ोगे। तो सपोर्ट कौन कर रहे थे इसको, वॉन हेलमोंट, किसको, एबायोजेनेसिस को। लेकिन इसको डिस्प्रूव या डिस्कार्ड किसने कर दिया, लुईस पास्चर ने। ठीक है, लुईस पास्चर ने जब इसको डिस्कार्ड किया तो अपनी खुद की थ्योरी दे दी बायोजेनेसिस। ये क्या था, एबायोजेनेसिस। चलो आगे देखते हैं। तो लुईस पास्चर साहब ने खुद की थ्योरी क्या दे दी, बायोजेनेसिस। जैसा नाम वैसा आपको समझ में आना चाहिए। लाइफ से लाइफ बनती है, बायोजेनेसिस लाइफ से लाइफ बनती है। और ए बायोजेनेसिस में क्या कहा जा रहा था, नॉन लिविंग से लाइफ बनेगी। तो ये बोले कि नॉन लिविंग से लाइफ नहीं बनती है, लाइफ किसी प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से बनती है, पहले से जो लाइफ उपस्थित है ना उससे बनती है। तो इन्होंने प्रूफ करके भी दिखा दिया। लेकिन ये नहीं बता पाए कि सबसे पहली लाइफ कैसे बनी होगी। लाइफ से लाइफ बन रही, ये बात मान ली लोगों ने, ठीक है, आपने एक्सपेरिमेंट भी करके दिखा दिया, श्वान नेक एक्सपेरिमेंट। लेकिन सबसे पहली लाइफ दुनिया में वो कैसे आई, उसके पहले जब कोई लाइफ थी नहीं तब कैसे आई। लाइफ से लाइफ आई, आप ठीक कह रहे हो, लेकिन पहली लाइफ का भी तो कोई अवधारणा होगी, कोई सबूत होगा आपके पास, बताओ कैसे आई। तो ये नहीं बता पाए। ठीक, तो इन्होंने क्या दिया था, बायोजेनेसिस, यानी लाइफ केम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ। ठीक है, अब इनका जो एक्सपेरिमेंट था, इन्होंने क्या किया, ये फ्लास्क लिए और इसमें एक किल्ड ईस्ट रख दिया, इसमें रख दिया और इसमें रख दिया। मैं इमेज को थोड़ा सा और जूम करके आपको बताता हूं। इन्होंने क्या किया, दोनों में किल्ड ईस्ट रख दिया। ठीक है, अब इसका तो इन्होंने जो इसको बोलते हैं स्वान नेक एक्सपेरिमेंट, तो यहाँ पर इसने इनकी इस जो ये स्ट्रक्चर इसको कट नहीं किया और एक में इसको इन्होंने यहाँ से ब्रेक कर दिया। तो जिसमें ब्रेक कर दिया वो फ्लास्क क्या हो गया, एक्सपोज हो गया, यानी स्टरलाइज के पहले गर्म कर दिया था, यानी उसमें जो कुछ पहले बैक्टीरिया वायरस होंगे सब मर गए होंगे। ठीक है, उसके बाद एक को उन्होंने ब्रेक नहीं किया और एक को उन्होंने ब्रेक कर दिया। जिसको ब्रेक कर दिया उसमें देखा कि लार्वा दिखने लग गए, यानी इसमें जो मच्छर या मक्खी उन्होंने अपने अंडे दे दिए होंगे, उससे लाइफ बन गई। लेकिन जिसको उन्होंने ब्रेक नहीं किया था उसमें अभी भी कुछ भी ग्रोथ नहीं हुई। यानी ये कह रहे थे कि जो लाइफ बनी है ये पहले से कोई लाइफ, जो मच्छर या मक्खियां थी उनके लार्वा से बन गई ना, तो पहले से जो लाइफ थी उससे बन गई। तो इनकी बात ये तो मान ली ठीक है भाई कि इसमें नहीं बनी, इसमें बनी, मतलब लाइफ से लाइफ बनी। लेकिन पहली लाइफ के बारे में क्या, तो ये चुप रह गए, तो इसको भी डिस्कार्ड कर दिया गया। उसके बाद बहुत ही फेमस साइंटिस्ट हैं अपने ओपेरन साहब और हेल्डन। ओपेरन कहां के थे, हेल्डन कहां के थे, इसकी मैं ट्रिक बता रहा हूं। ट्रिक है अपनी हीरो, क्या है, हीरो। यानी हेल्डन थे इंग्लैंड के और ओपेरन थे रसिया से। क्योंकि ये एनसीईआरटी की लाइन है तो आप पूछ सकते हैं कौन कहां का था, तो बच्चे भूल जाते हैं कौन कहां का था। तो हीरो, ये हीरो इन्होंने बहुत अच्छी थ्योरी दी है, तो हीरो तो वैसे ही है ये। तो हीरो से क्या हो जाएगा, हेल्डन फ्रॉम इंग्लैंड एंड ओपेरन फ्रॉम रसिया। इन्होंने क्या बोला कि जो पहली लाइफ है वो नॉन लिविंग से आई और उसके बाद उससे आगे की लाइफ बनती चली गई। यानी जो फर्स्ट लाइफ है वो उसका ओरिजिन कैसे हुआ, ए बायोजेनेसिस से। उसके बाद हमेशा क्या चला, बायोजेनेसिस। और इसको बहुत से लोग एक्सेप्ट करते हैं, कुछ लोग नहीं भी मानते, पर मेजॉरिटी पर इसको मान लेते हैं, इसलिए हमको पढ़ाया जा रहा है। ठीक, ये क्या है मैं इसको बता रहा हूं। इन्होंने बोला कि सबसे पहले जो समंदर था उसमें ये केमिकल्स बनते चले गए, ये आपस में रिएक्शन करते चले गए, तो सिंपल कंपाउंड बन गए, सिंपल से फिर कॉम्प्लेक्स बन गए, जैसे कि आरएनए, प्रोटीन एक्सेट्रा। ठीक है, अब इनसे ही अचानक क्या होगी, पहली लाइफ बन गई और उसी लाइफ से फिर लगातार डाइवर्सिफिकेशन होता रहा, जिससे हम ये सब दुनिया बनी है। ठीक, तो ये सब कहना चाहते हैं। इनकी फोटो है, ये अपने ओपेरन साहब है और ये जेबीएस हेल्डन है। ठीक है, अब इन्होंने जो थ्योरी दी कायदे से, वो केमिकल ओरिजिन ऑफ लाइफ दिया, उसके बाद बायोजेनेसिस किया। यानी इस फर्स्ट लाइफ किससे बना, ए बायोजेनेसिस, उसके बाद हमेशा क्या हुआ, बायोजेनेसिस। अब ये कह गए, अब इनकी बात को प्रूफ चाहिए, तो ये जो साइंटिस्ट हैं यूरे एंड मिलर, इन्होंने ओपेरन और हेल्डन की थ्योरी को ही एक्सपेरिमेंटली प्रूव कर दिया। उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में वो सारी कंडीशंस क्रिएट की जो उस समय के जमाने में अर्थ पर रही होंगी। ठीक है, तो कंडीशन ऑफ प्रिमिटिव अर्थ क्या थी, हाई टेम्परेचर था, मैंने बोला पृथ्वी बहुत ज्यादा गर्म थी, उस समय वोल्केनिक स्टॉर्म्स थे, वोल्केनिक इरप्शंस थे, ज्वालामुखी फटते थे और ऑक्सीजन, फ्री ऑक्सीजन था नहीं, मतलब जो एटमॉस्फेयर वो कैसा था, रिड्यूसिंग टाइप का था, मतलब देयर इज नो ऑक्सीजन, देयर इज नो फ्री ऑक्सीजन।
और अर्ली अर्थ का जो कंपाउंड थे वो क्या थे, ये CH4 थे, मीथेन थी, एक्सेट्रा। तो 1957 में जो स्टैनली मिलर है, ये अमेरिकन साइंटिस्ट हैं, इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और अपनी लैब में लगभग सेम कंडीशंस क्रिएट की जो अर्ली अर्थ पर थी। और उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में, जो मैं आपको दिखा रहा हूं, एक्सपेरिमेंट से पढ़ा देता हूं मैं आपको, एक मिनट रुको जरा। ये इन्होंने इसको बोलते हैं, ये मिलर का एक्सपेरिमेंट है, मिलर और यूरे का है ना, सिमुलेशन एक्सपेरिमेंट है या स्पार्क डिस्चार्ज इसको बोलते हैं, ठीक है ना। इन्होंने क्या किया, इनके पास ये देखो फ्लास्क है। अब यहाँ पर पानी, उस समय पानी की फॉर्म में था क्या, नहीं था, वेपर फॉर्म में था। तो इन्होंने यहाँ पर पानी लिया, पानी को बॉयल किया, तो यहाँ से जो पानी बॉयल हुआ तो ये वेपर बन के, भाप बन के यहाँ पे चला गया। तो यहाँ पे पानी है तो बट किस फॉर्म में बेटा, ये वेपर फॉर्म में, गैस फॉर्म में, मैं ये कहना चाहता हूँ। उसके अलावा अर्ली अर्थ पर क्या थे, मीथेन थे, अमोनिया थी और हाइड्रोजन थी, तो उन्होंने ये सब ले ली। अब एक बार क्वेश्चन ये आता कई बार, मैं आपको ट्रिक बता दूं इसकी भी। इसमें CH4 है बेटा, अमोनिया भी है और H2 भी है। इसका रेशो क्या लिया था, एनसीईआरटी में लिखा नहीं है बट रेशो पूछ लेते हैं। सॉरी ये CH4 है बेटा, एक मिनट रुको, इसका रेशो क्या है, तो रेशो क्या हो जाएगा बेटा, देखो इधर 4 आ रहा है, इधर 2 आ रहा है, तो इससे आप इसका रेशो याद करोगे 2:1:2, ये दोनों 2:2 में थे और ये 1 में थे, ठीक है। अब ये इधर 4 आ रहा है, इधर 2 आ रहा है, तो 2-2 कर देना, बीच में 1 कर देना, ऑड इवन के हिसाब से कर लेना। तो ये सब कंडीशंस ली उन्होंने, ठीक है। अब यहाँ पर जो एनर्जी का सोर्स था, उन्होंने इलेक्ट्रोड से यहाँ पे करंट डिस्चार्ज किया और यहाँ का जो टेम्परेचर रखा वो कितना था, 800 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना रखा, 800 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी इन्होंने लगभग वैसी कंडीशंस कर दी जो समय थी। फिर यहाँ पे जो चीजें बनी, तो यहाँ पे ये वाटर कंडेंसर लगा, जिससे चीजें ठंडी होकर यहाँ पे इकट्ठी हो गई। इन्होंने देखा कि कुछ अमाइनो एसिड बन गए। तो यही तो कह रहे थे कि स्टार्टिंग में सिंपल केमिकल से कॉम्प्लेक्स केमिकल्स कैसे बनते चले गए, उन्हीं कॉम्प्लेक्स एनिमल से हम कैसे बने। इसके अलावा और भी बहुत सारे साइंटिस्ट थे, उन्होंने प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, पिगमेंट और भी चीजों को ऑब्जर्व किया। यानी ये कह रहे हैं कि ओपन एंड हेल्डन ने जो बोला वो सच है कि स्टार्टिंग में लाइफ का ओरिजिन केमिकल से हुआ है, उसके बाद फिर बायोजेनेसिस स्टार्ट हुआ है। ओके, तो ये हम फिर से देख लेते हैं। तो ये उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में बता दिया था और बहुत सारे और भी साइंटिस्ट थे जिन्होंने शुगर, नाइट्रोजनस बेस, पिगमेंट और फैट्स को बना के दिखाया। तो मैं तो ये कहूंगा कि जब ये पहली बार प्रोटीन बना होगा तो इसको हम लैंडमार्क मान सकते हैं, क्योंकि जो प्रोटीन बना वो एंजाइम के नेचर का था, जिससे वो रिएक्शन को और फास्ट करने लगा। और जैसे ही ये नाइट्रोजनस बेस बने, यानी न्यूक्लिक एसिड बना, तो मैं तो बोलता हूं इसका बनना ही क्या था, लाइफ का बनना। क्योंकि ये जब चीज बनी नाइट्रोजनस बेस, तो इसमें क्या कैपेसिटी थी, रेप्लिकेशन करने की थी, और यहीं से लाइफ बन गई। तो ये फंडामेंटल कैरेक्टर है नाइट्रोजनस बेस का बनना। मतलब यहां से बोल सकता हूं प्रोटीन का बनना एक लैंडमार्क हो सकता है, लेकिन लाइफ बनने के लिए बहुत जरूरी था ताकि वो रेप्लिकेट कर पाए। इसके अलावा बहुत सारे जो अपने ये रहते हैं ना मेटोराइट्स, ये टकराते रहते हैं अर्थ के चारों ओर, पत्थर जैसे घूमते रहते हैं। इनकी स्टडी भी जब की जाती तो लगता है कि लाइफ अर्थ के अलावा और भी कहीं स्टार्ट हुई थी और अभी भी कहीं लाइफ होगी, हमें क्या पता। हम अपने सोलर सिस्टम के बाहर जा नहीं पाए, यूनिवर्स में कितना बड़ा है, सोचो और कहीं भी लाइफ हो सकती है। हम बोलते हैं ना एलियन आ गया, हो सकता है दूसरे सोलर सिस्टम से आते हो, हमें क्या पता, ठीक है। तो इसकी स्टडी जब करते तो लगता है कि लाइफ और भी कई जगह स्टार्ट हुई होगी। इसलिए केमिकल एवोल्यूशन को मोर और लेस एक्सेप्टेड है। कुछ लोग बोलते हैं ये ठीक है, कुछ लोग बोलते हैं हमको नहीं जमती, बट भार्गव सर मुझे तो जमती है, ठीक है। चलो ये हो गया अपना। उसके बाद जैसे ही केमिकल से पहली सेल बन गई तो उसके बाद केमिकल एवोल्यूशन खत्म हो गया और क्या स्टार्ट हो जाएगा, बायोलॉजिकल एवोल्यूशन। यानी अब एवोल्यूशन लाइफ का होगा। अभी तक आपने क्या पढ़ा था, ओरिजिन और लाइफ। अब तो लाइफ बन गई, मिलर साहब ने बता दिया पहली लाइफ कैसे बन गई। तो अब तो क्या होगा, जो केमिकल एवोल्यूशन था वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, बायोलॉजिकल एवोल्यूशन में। तो इसमें आप देखो क्या था, ये जो मॉलिक्यूल्स थे समंदर के अंदर, ठीक है, उनको हमने अर्थ का जो अर्थ पर समंदर था उनका पानी बॉइलिंग कंडीशन में था, गर्म हो रहा था, उबल रहा था, खौल रहा था। उसमें ये मॉलिक्यूल्स थे, आपके शुगर्स थे, नाइट्रोजन बेस थे, ये सब चीजें। तो इन सारी चीजों को समंदर के उबलते हुए पानी में जेबी हेल्डन साहब ने क्या बोल दिया, इसको हॉट डाइल्यूट सूप बोल दिया। तो फर्स्ट नॉन सेलुलर जो फॉर्म है वो आज से 3 बिलियन साल पहले हुआ है, ठीक है।
और जो हुआ है वो किससे हुआ है, ये जो जाइंट मॉलिक्यूल्स है ना, आरएनए, प्रोटीन, पॉलीसेकेराइड, ईटीसी, इन्हीं से हुआ है। तो इनसे सबसे पहले जो लाइफ, फर्स्ट नॉन सेलुलर लाइफ बनी है, उसको मैं नाम देना चाह रहा हूं कोएसरवेट एंड माइक्रोस्फीयर। कोएसरवेट नाम दिया था ओपेरन साहब ने, माइक्रोस्फीयर दिया था सिडनी फॉक्स ने। यानी इसको हम प्रीबायोट या यूबायोट बोल सकते हैं। यानी जब केमिकल से लाइफ बनी तो डायरेक्ट नहीं बन गई, पहले उससे क्या बनी, प्री सेल, सेल की पहली कंडीशन, उसको नाम दे रहा हूं मैं कोएसरवेट एंड माइक्रोस्फीयर। और उनमें जो डीएनए यानी आरएनए था उसने रेप्लिकेट करके पहली सेल बना दी होगी। मैंने शॉर्ट में आपको ये बताने की कोशिश की है, ठीक है। तो जो फर्स्ट सेलुलर फॉर्म है वो कब तक ओरिजिनेट नहीं हुआ था, आज से 2000 मिलियन साल पहले तक नहीं हुआ था। यानी फर्स्ट जो सेल बनी वो कब बनी, 2000 मिलियन साल पहले, यानी 2B/A, ठीक है। जबकि फर्स्ट नॉन सेलुलर लाइफ कब बन गई थी, 3B/A, ठीक है। और जो पहली सेल बनी थी वो लगभग कैसी थी, यूनिसेलुलर थी, ये समंदर में हुई है। तो पहला जो लाइफ का बनना था वो एबायोजेनेसिस था, उसके बाद हमेशा किससे फॉलो किया जाएगा, बायोजेनेसिस से, ठीक है। तो पहली जो सेल बनी, अब लिखा नहीं बता रहा हूं, वो कैसी बनी होगी, हेट्रोट्रॉप्स, ऑटोट्रॉप नहीं बनी होगी। समंदर में क्या बनी होगी, हेट्रोट्रॉप्स। अब हेट्रोट्रॉप का न्यूट्रिशन क्या होता है, दूसरों से अपना नरिशमेंट लेता है, तो समंदर के अंदर वो केमिकल्स खत्म होने लग गए होंगे, तो धीमे धीमे हेट्रोट्रॉप्स क्या बन गए, ऑटोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप में भी पहले कौन बने होंगे, कीमो ऑटोट्रॉप, उसके बाद बने होंगे फोटो ऑटोट्रॉप। और जैसे ही फोटो ऑटोट्रॉप बने होंगे तो उन्होंने क्या निकाला होगा, ऑक्सीजन, जिससे आज के जमाने जैसा ऑक्सीडाइजिंग एनवायरनमेंट बनने लगा होगा। यानी जो एटमॉस्फेयर रिड्यूसिंग टाइप का था, फोटो ऑटोट्रॉप्स बनने के बाद वो काय में कन्वर्ट हो गया, ऑक्सीडाइजिंग में। और जो फोटो ऑटोट्रॉप्स है स्टार्टिंग के, वो आज के जमाने के साइनोबैक्टीरिया जैसे रहे होंगे, ब्लू ग्रीन एल्गी जैसे रहे होंगे, ठीक है। उसके बाद फिर जाके यूकैरियोट्स बने होंगे, और उसका होते होते एवोल्यूशन मल्टी सेलुलर होते होते हम तक भी बन गए, ओके। अब हम पढ़ते हैं एवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म्स। यानी अभी तक जो बातें हो रही थी वो लाइफ को ओरिजिन करने की हो रही थी। अब हम बोलेंगे जो लाइफ बन गई उससे डाइवर्सिटी कैसे आई, एक सेल से हम भी बने, रेप्टाइल्स भी बने, इनवर्टिब्रेट भी बने, इन सब की बात की जा रही है, ठीक है। तो थ्योरी ऑफ जो स्पेशल क्रिएशन है ये कहती है कि लाइफ का ओरिजिन सुपरनेचुरल पावर ने किया है, भगवान ने किया है, गॉड ने किया है, खुदा ने किया है, उन्होंने लाइफ को बनाया है। तो मैंने यहां पर बहुत अच्छी इमेज लेके आया कि लाइफ इज क्रिएटेड बाय सुपरनेचुरल पावर। और इसको भी सपोर्ट कौन करते हैं, धार्मिक लोग करते हैं, जो रिलीजियस पर्संस होते हैं ना, वो उसको सपोर्ट करते हैं कि अर्थ को ऊपर वाले ने बनाया है। अब ये जो थ्योरी है इसके 3 पॉइंट्स हैं कि ये जो लाइफ है इसी फॉर्म में क्रिएट की गई थी, जैसे आज आप देख रहे हो ना, इसी फॉर्म में ये पैदा की गई थी, और ये आज भी ऐसी है, दूसरा पॉइंट कह रहा है, और भविष्य में भी वैसी रहेगी। और तीसरा पॉइंट लिखा है एनसीईआरटी में कि जो अर्थ है वो आज से 4000 ईयर्स ओल्ड है। अब ये थ्योरी को हम क्यों डिस्कार्ड करते हैं, अभी हमने पढ़ा कि अर्थ का ओरिजिन कब हुआ था, 4.5 बिलियन साल पहले। ये कह रहे हैं 4000 साल पुरानी है, तो इसको फिर रिजेक्ट कर दिया गया। धार्मिक लोगों का मत हो सकता है, लेकिन साइंस इसको एक्सेप्ट नहीं करती है, ठीक है। अब इसको चैलेंज किसने किया, चलो ठीक है, उस समय धार्मिक लोगों की इतनी साइंस डेवलप नहीं हुई थी तो लोगों ने मान भी लिया। लेकिन जो ब्रिटिश के एक साइंटिस्ट थे चार्ल्स डार्विन, इन्होंने क्या किया, पूरे वर्ल्ड की जर्नी की, और वहां पर ये डिफरेंट टाइप की इन्होंने बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी देखी, और उन्होंने देखा कि इतने सारे ऑर्गेनिज्म हैं जो आज की डेट में वो आज से कई साल पहले वालों से मैच करते हैं, उनमें इतनी डाइवर्सिटी कैसे, एक ही जगह पर इतनी कैसे, उनमें चेंजेस भी देखे इन्होंने। तो डार्विन साहब थे, ऐसे एक साइंटिस्ट थे अल्फ्रेड रसेल वेलेस, इन्होंने मलाय आर्किपेलागो आइलैंड पर भी सेम कंक्लूजन निकाला लाइक दैट ऑफ डार्विन। और उन्होंने बोला नहीं, जो स्पेशल क्रिएशन है ना ये सही नहीं है, क्योंकि इन्होंने जब पूरी धरती का भ्रमण किया, घूमे, सी वॉयज था HMS बीगल से इन्होंने जब यात्रा की, तो इन्होंने बोला नहीं ये सही नहीं हो सकता है, ठीक है। तो इन्होंने उनको डिस्कार्ड कर दिया, चैलेंज कर दिया कि नहीं, ठीक है। अब आगे हम पढ़ते हैं एविडेंस क्या है, क्योंकि सबूत मांगे जाते हैं हर चीज के। लाइफ ऑरिजिन हुई सही बात है, आप बोलते हो इतने समय पहले, कोई बोलता है इतने समय पहले, इसका प्रूफ क्या है, आपके पास एविडेंस क्या है। तो हम पढ़ते हैं एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन, ठीक है। तो पहला एविडेंस होता है पैलियोंटोलॉजिकल एविडेंस। पैलियोंटोलॉजी क्या होता है, स्टडी ऑफ फॉसिल इज कॉल्ड पैलियोंटोलॉजी। फॉसिल क्या होता है,
जो ऑर्गेनिज्म एक्सटिंक्ट हो गए उनका कोई मार्क, निशान, चिन्ह, इंप्रेशन या कोई अवशेष, जो रिमेनिंग पार्ट है, किसी की बोन बची, बोन मिला, दांत मिला, कुछ ही मिला, किसका, जिस दुनिया से विलुप्त हो चुके हैं, अगर मेरी हड्डी आपको मिलेगी मेरे मरने के बाद तो वो फॉसिल नहीं कहलाएगा। यानी एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिज्म का कोई भी इंप्रेशन या उसका कोई पार्ट अगर आपको मिलता है उसको बोलते हैं फॉसिल। और फॉसिल की स्टडी करना क्या कहलाता है, पैलियोंटोलॉजी। ठीक है, अब सोचो आप, अर्थ की जितनी गहराई में जो आपको फॉसिल मिलेगा वो उतना पुराना होगा, क्योंकि अर्थ क्या है, ये लेयर्स बनती चली जा रही है, तो जो फॉसिल अर्थ के सुपरफिशियली लेयर्स में होगा वो लेटेस्ट होगा, कम साल पुराना होगा, और जो डीप में मिलेगा वो कैसा रहेगा, पुराना होगा। तो जब हमने खुदाई की तो देखा कि जो डीप में जो हमें फॉसिल मिलते हैं वो सिंपल टाइप के हैं, और सुपरफिशियली लेयर अगर आप देखोगे अर्थ की उसमें कॉम्प्लेक्स फॉसिल मिले। इसका मतलब जो पहले का टाइम था वहां पे लाइफ कैसी थी, सिंपल फॉर्म में थी। ये जो स्टार्टिंग में कह रहा था इवोल्यूशन, और जो लेटेस्ट लेयर्स हैं उनमें लाइफ कैसे मिली, कॉम्प्लेक्स वर्टिब्रेट्स के मिले। तो आप अगर जियोलॉजिकल स्केल देखोगे तो इसमें भी आपको समझ में आएगा कि हम इससे भी पता कर सकते हैं। ठीक है, हालांकि इनको पता करने का कार्बन डेटिंग मेथड है, बहुत सारी चीजें हैं, तो पैलियोंटोलॉजिकल एविडेंस की यहाँ पे बात की जा रही है। ठीक है, तो उन फॉसिल्स को स्टडी करके भी हम उनकी एज, जिस रॉक में वो मिले हैं, तो उस रॉक का कार्बन डेटिंग और भी मेथड्स होते हैं, उनसे आप उनकी एज पता कर सकते हो। जब हम रॉक को पता कर लेंगे, एज का, रॉक की एज का पता कर लेंगे, तो उस फॉसिल की भी एज को पता कर लेंगे हम, तो किस जमाने में रहा होगा। ठीक है, तो पृथ्वी पर जो अभी तक का जियोलॉजिकल स्केल है उसमें अलग अलग टाइम पर अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिज्म का ओरिजिन हुआ है, और वो समय समय पर विलुप्त भी हो गए और नए बनते चले जा रहे हैं। जैसे डायनासोर पहले था, आज नहीं है, अब कुछ और बन गए, अलग टाइप के रेप्टाइल्स जो पहले नहीं थे, तो ये चलता रहता है। ठीक है, ठीक है, चलिए, अब जब मैंने यहाँ पर पैलियोंटोलॉजी की बात की है तो मैं आपको जियोलॉजिकल स्केल भी बताना चाहूंगा। तो हम जो अभी तक का टाइम है, जैसे हम पढ़ते हैं ना, सत्ययुग, त्रेता युग, कलि युग, ऐसे है ना, तो ऐसी साइंस में भी कुछ टाइम को डिवाइड किया गया है एरा में। एरा होते हैं, पैलियो जो है पुराने टाइप का, मीजो जो है बीच का, सीनो जो है मतलब आधुनिक एरा है ये। फिर इसके बाद पीरियड्स, पीरियड से सिल्यूरियन, डिवोनियन, कार्बोनिफेरस, पर्मियन, ट्रायसिक, जुरासिक, क्रिटेशियस, और ये टर्सरी, मैंने 3 से लिखा है, ये क्वाटरनरी। कुछ एपोक्स होते हैं, ठीक, एपोक्स सिर्फ किसमें, सिनोजोइक में, तो पैलियोसीन, इयोसीन, ओलिगोसीन, मियोसीन, प्लायोसीन, प्लाइस्टोसीन, होलोसीन। इनको याद करने की मैंने अलग से वीडियो बना रखे हैं ट्रिक के। फिर मैं आपको कहना चाहता हूं इसकी ट्रिक मैंने क्या बनाई, आप अलग से वीडियो देख सकते हो ट्रिक में, ठीक है ना। तो मैंने बोला मेरे पाले में सीनाजोरी, अब कोई आपके पाले में, आपके एरिया में आ जाए, इलाके में आ जाए, सीनाजोरी करे, तो बोले ना मेरे पाले, मेरे इलाके में आके सीनाजोरी कर रहा है यार, तो मेरे से हो जाएगा एरा, पाले से हो जाएगा पैलियोजोइक, मैं मतलब हो जाएगा मीसोजोइक, और सीनाजोरी मतलब हो जाएगा सीनोजोइक। ठीक है, ऐसी पीरियड की मैंने ट्रिक खुद क्रिएट की है। तो वो क्या मैंने बनाया, सीधे कार पर ट्राई जरूर करो। अगर आपको कार चलाना सीखना तो सीधे कार पर ट्राई करो ना, बाइक चला के आप कार चलाना नहीं सीख पाओगे। तो सीधे कार पर ट्राई जरूर करो 3-4 बार, तो इससे आपको हो जाएगा। ये मैंने खुद क्रिएट की है, आपको इसको कॉपी करेगा तो वो कॉपी करेगा, ठीक है ना, मैं ये चैलेंज कर रहा हूं। अगला अपना इपोक का, ठीक है, इपोक में ये आपको इतने सारे नाम दिख रहे हैं। तो पहला है ये, तो इन नामों की ट्रिक क्या है, प्रॉपर अर्ली ऑयलिंग में प्रिवेंट पुअर हेल्थ, ये इसकी ट्रिक है, प्रॉपर अर्ली ऑयलिंग में प्रिवेंट पुअर हेल्थ। बाकी ट्रिक वाले वीडियोस में आप ये सब देख लेना। अब इसकी जो आपको ईयर्स याद करने, एक तो ये वैल्यू किसमें, मिलियन ईयर्स एगो में, तो 0 से स्टार्ट होना और 50 प्लस करते चल जाना, 0, 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, ये आप ऐसे करते हुए चले जाओ। यहाँ पे एक डायग्राम और दिया है इसी में, तो ये अपना ब्रैकियोसॉरस है, शाकाहारी डायनासोर था, इन्हीं से क्या बन गया ये टी-रेक्स, या इसको बोलते हैं टायरानोसॉरस रेक्स। ये मांसाहारी था, छोटे छोटे आगे के हाथ रहते हैं और यही इनको खाता था। ये था स्टीगोसॉरस, जिस पर ये प्लेट्स जैसे थे, इनसे आगे चल के क्या बन गया ट्राइसेरोटॉप्स, ठीक है। इसी से एक लाइन कैसे लगी, आर्कियोप्टेरिक्स, और यही कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स, यानी इसमें कुछ कैरेक्टर तो रेप्टाइल्स के थे और कुछ बर्ड्स के थे। इन्हीं से एक लाइन क्या बन गई, क्रोकोडाइल बन गई, और ये उस समय के उड़ने वाले बर्ड्स जैसे नहीं लगते, उस उड़ने वाले डायनासोर है, टेरानोडॉन। ओके, तो ये इमेज को आप देख सकते हैं।
अब पहला जो पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस हो गए, तो दूसरा एविडेंस क्या है? कंपैरेटिव एनाटॉमी एंड मॉर्फोलॉजी, यानी आपकी एनाटॉमी और मॉर्फोलॉजी के आधार पर हम क्या सबूत दे सकते हैं कि हमारे पूर्वज कौन थे, कौन किससे बना है। ठीक है, इसमें पहला आता है होमोलोगस ऑर्गन। होमोलोगस ऑर्गन में क्या होता है? ऐसे ऑर्गन जिनकी स्ट्रक्चर तो सिमिलर हो लेकिन फंक्शन अलग है, यानी स्ट्रक्चर तो सेम है लेकिन काम अलग अलग है। और ये जो होमोलॉगी है ये हमारे कॉमन एंसेस्ट्री को इंडिकेट करता है, मतलब इवोल्यूशन में हमारी मदद करता है। ये बताता है कि हम सब एक पूर्वज से बने हैं। ठीक है, और ये किसका रिजल्ट है? डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। मतलब कोई चीज पहले ये थी बेटा, उससे ये चीज ये बन गई, अलग स्ट्रक्चर बना ली, सॉरी काम अलग करने लग गया, पर ये थे कॉमन, इसको बोलते हैं डाइवर्जेंट इवोल्यूशन का रिजल्ट होता है होमोलोगस ऑर्गन। ठीक है, तो इसके हम कुछ एग्जांपल देखते हैं। 4 लिम्स ऑफ व्हेल, बैट्स, चीता एंड ह्यूमन। ये सभी बेटा क्या वर्टिब्रेट्स हैं। तो व्हेल के जो फ्लिपर जिनसे वो तैरता है, वो बैट्स के ये तैरने का काम करते हैं, इसके हाथ चमगादड़ के उड़ने का काम करते हैं। चीता के जो आगे के हाथ रनिंग का काम करते हैं। इंसान के हाथ है आगे ग्रिपिंग का काम करते हैं। अगर आप इन सबकी स्ट्रक्चर देखोगे तो सेम है लेकिन काम अलग अलग है। तो जब भी स्ट्रक्चर सेम है फंक्शन अलग अलग है, वो क्या हो जाएगा? हमारा होमोलोगस ऑर्गन। ऐसे वर्टिब्रेट्स हार्ट एंड ब्रेन। एक है अपना थॉर्न ऑफ बोगनविलिया एंड टेंड्रिल्स ऑफ कुकुरबिटा। इसकी मैं इमेज दिखाऊंगा। तो बोगनविलिया के जो थॉर्न कांटे हैं और कुकुरबिटा के टेंडरली स्प्रिंग जैसे होते हैं जिससे चिपकने का काम करते हैं। ये सब स्टेम का मॉडिफिकेशन है, काम अलग अलग है। एक ने कांटे जैसा फॉर्म ले लिया प्रोटेक्शन के लिए और एक ने उसको सपोर्ट के लिए टेंडल्स बन गए, लेकिन दोनों ओरिजिनली स्टेम थे। ठीक, ये फोटो दिया, देखो ये कांटा बन गया थॉर्न, यहाँ पे टेंडल बन गए, तो ये होमोलोगस है। ये चीता वाला देके रखा हुआ है। ठीक है, अब स्वीट पोटैटो, सॉरी ये हमारे ये जो एग्जांपल्स हैं वो कौन से? हमारे होमोलोगस के। अब हम बात करते हैं एनालोगस। एनालोगस क्या होता है? ऐसी स्ट्रक्चर जिसके फंक्शन तो सेम रहते हैं लेकिन उनकी स्ट्रक्चर अलग अलग होती है। ऐसे ऑर्गन्स जिनकी स्ट्रक्चर तो अलग अलग है लेकिन फंक्शन सेम है, ये इवोल्यूशन में हेल्प नहीं करते हैं, ये कॉमन एंसेस्ट्री को इंडिकेट नहीं करते हैं। समझ गए ना? ठीक, तो ये किसका रिजल्ट है? कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। जैसे फॉर एग्जांपल ये कोई एक चीज थी, ये भी एक कोई चीज थी, ये एक चीज थी, ये सब अलग अलग है पर कॉमनली यहां पे आ गए बेटा, कन्वर्ज हो गए लोग। तो इनका काम तो हो गया सेम लेकिन ये थे ओरिजिनली अलग अलग। ठीक है, अब इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। विंग्स ऑफ बटरफ्लाई एंड बर्ड्स। अब दोनों उड़ने का काम करते हैं लेकिन जो बटरफ्लाई के विंग्स हैं वो उसके केराटिन का मॉडिफिकेशन है। ठीक है, एक्सोस्केलेटन का मॉडिफिकेशन है। इसके बर्ड्स उसके 4 लिम्स के मॉडिफिकेशन से, तो स्ट्रक्चर टोटल अलग है लेकिन काम दोनों का क्या है? उड़ना। ऐसी फ्लिपर्स ऑफ पेंगुइन एंड डॉल्फिन। डॉल्फिन मैमल्स है और ये बर्ड्स है, दोनों के काम तो स्विमिंग का करते हैं लेकिन स्ट्रक्चर अलग अलग है। ऐसे स्वीट पोटैटो, शकरकंद जो मीठा लगता है, स्वीट पोटैटो एंड पोटैटो, जो हमारा सब्जी वाला बटाटा है पोटैटो, वो स्टेम का मॉडिफिकेशन है। स्वीट पोटैटो किसका है? रूट का मॉडिफिकेशन है। समझ गए ना? तो एकदम अलग है कि नहीं? यहाँ पे मैं इमेज भी लेके आया। ये देखो स्वीट पोटैटो है, ये पोटैटो है। ऐसे ही डॉल्फिन के ये फ्लिपर्स हैं, ये पेंगुइन के हैं, ये बटरफ्लाई का विंग्स है, चिड़िया का विंग्स है। अगर आप आंखें देखोगे तो हमारी आंखें, ये ऑक्टोपस की आंखें, तो ये दोनों देखने का काम करती है लेकिन इनकी स्ट्रक्चर अलग अलग है। ठीक है, नहीं तो आप बोलोगे सर ये तो एक जैसी आंखें लग रही हैं, तो क्या होगा? यानी इसका हमसे डायरेक्ट कोई संबंध नहीं है। मैं फिर से कह रहा हूं, एनालॉगस स्ट्रक्चर का या ऑर्गन्स का कॉमन एंसेस्ट्री में एवोल्यूशन में कोई भी महत्व तो नहीं है, सिर्फ किसका है? होमोलॉगी का है। तो ये भी हो गया अपना। अब हम बात करते हैं अगले एविडेंस की, इसको बोलते हैं बायोकेमिकल एविडेंस। नाम ये बायोकेमिकल्स, ऐसे कुछ केमिकल्स या मॉलिक्यूल्स जो ये बताते हो कौन किससे बना है। क्योंकि अगर मुझ में आप प्रोटीन से जीन्स की स्टडी करोगे तो वही प्रोटीन और जीन्स जिनमें भी है उन्होंने भी सेम काम करेगा, तो ये भी कहीं ना कहीं इवोल्यूशन में हेल्प करते हैं। ठीक है, कुछ खास पॉइंट नहीं है ज्यादा। आगे है एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस, यहां से क्वेश्चंस आते रहते हैं। जब आप डिफरेंट वर्टिब्रेट्स के एम्ब्रियोलॉजी को स्टडी करोगे तो आप पाओगे कि सबके जो एम्ब्रियो है वो लगभग एक जैसे होते हैं। देखो आप यहाँ पहचान नहीं पाओगे, जब ये किसका है मैं आपको बता रहा हूँ, रुको जरा इसको और छोटा करके थोड़ा सा। ये किसका है? फिश का है। ये किसका है? सैलामेंडर का है। ये टॉर्टोइस कछुआ का है। ये चिक मुर्गी का है। ये किसका है? रैबिट खरगोश का है। ये किसका है? मैन का है। तो यहाँ पर तो सब एक जैसे लग रहे हैं आपको, तो आप तो पहचान नहीं पाओगे कौन किसका है। तो ये एविडेंस भी
मदद करते हैं हमारी। देखो कैसे, अर्नेस्ट हैकेल साहब थे, इन्होंने बोला कि जो अर्ली एम्ब्रियो है वर्टिब्रेट्स के, वो सभी एक जैसी स्ट्रक्चर शो करते हैं। यानी अर्ली एम्ब्रियो वो सारी स्ट्रक्चर शो करता है जो वर्टिब्रेट्स में होती हैं। ठीक है, इसी को बोलते हैं रिकैपिचुलेशन थ्योरी। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं अगर एम्ब्रियो कंडीशन में होता तो मुझ में टेल भी था, गिल्स भी थे, लेकिन आज तो नहीं है। तो वो यही तो कह रहे थे कि हमारा एम्ब्रियो वो सभी स्ट्रक्चर को शो करता है जो हमारे पूर्वजों में थी। ठीक है, तो इसको बोला इन्होंने रिकैपिचुलेशन थ्योरी। इसको मैं एक सिंपल वे में बोलूं तो मैं बोल सकता हूं ऑन्टोजेनी रिपीट फाइलोजेनी। ऑन्टोजेनी मतलब होता है डेवलपमेंटल साइंस, और फाइलोजेनी का मतलब होता है इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। यानी ऑन्टोजेनी रिपीट फाइलोजेनी, यानी हमारा जो डेवलपमेंट है वो हमारे उन सभी कैरेक्टर को शो करा जो हमारे पूर्वजों में पाए जाते थे। ओके, लेकिन जब इसको क्लियर ऑब्जर्व किया किसने, कार्ल अर्नेस्ट बॉन बेयर। ये कौन थे? अर्नेस्ट हैकेल, एक नाम था अर्नेस्ट मेयर। कितने अर्नेस्ट हैं? ये कौन है? कार्ल अर्नेस्ट बॉन बेयर। इन्होंने जब केयरफुली स्टडी की तो उन्होंने बोला ऐसा नहीं है कि जो एम्ब्रियो है वो किसी दूसरे एडल्ट की उससे गो थ्रू जाते हो, उसकी कंडीशन से गुजरते हो। यानी इन्होंने कहा, जैसे देखा जाए तो अर्नेस्ट हैकेल साहब की जो रिकैपिचुलेशन थ्योरी उसको क्रॉस कर दिया। ठीक है, तो यहां पे ये एविडेंस हो गया। तो मुझे लगता है आज के लिए इतना काफी है। अगर फिर भी आपको इसका अगला जो नेक्स्ट लेक्चर वो देखना है, उसका मैं अलग से रिकॉर्ड करके डाल दूंगा। ठीक है, ओके।